हम लोग आज जैक मॉडल, ठीक है, पेपर जो जारी किया है टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए, उसका अकाउंट सब्जेक्ट का सेट 2 देखने जा रहे हैं। सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और सेट 2 में फिर वही सिस्टम है कि टोटल 19 क्वेश्चन रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 7 दिया रहेगा, जिसमें से केवल 5 का आंसर आपको करना है। हम लोग यहाँ 7 का 7 सॉल्व कर देंगे ताकि आपको सही आंसर पता चल सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हम लोग पास दिया रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। इसका मतलब 5 × 2 करेंगे तो 10 नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हम लोग लिख रहे हैं। बोलता है पेटेंट राइट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एसेट। पेटेंट राइट एक अस्वाधिकार किस प्रकार की संपत्ति का उदाहरण है। पेटेंट राइट कौन सा प्रॉपर्टी होता है? तो इनटेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट राइट किसका एग्जाम्पल है? इनटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति का। अमूर्त संपत्ति है हमारा पेटेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब ये होता है सिंगल लाइन आंसर, एक लाइन में आपको आंसर करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेकेंड बोलता है कि अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार एक कंपनी के स्थिति विवरण में बंधक ऋण को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। हाउ वुड यू डिस्क्लोज द मॉर्गेज लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। यानी बैलेंस शीट जो कंपनी का होता है उसमें मॉर्गेज लोन को कहाँ पे दिखाएंगे, कौन सा साइड में दिखाएंगे। तो पहले साइड बताइए, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? तो लायबिलिटी साइड में हम, लेकिन शीर्षक पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे दो तरीके से आप इसको या तो प्रेजेंट कर सकते दिखा सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कहाँ पे इसको प्रेजेंट करेंगे। तो लिखा है किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, तो आप लायबिलिटी साइड में कहाँ पे लिखेंगे इसको? लायबिलिटी साइड में मॉर्गेज लोन को कहाँ पे दिखाएंगे? मॉर्गेज लोन जो है उसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कौन सा लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड में कौन से टॉपिक में दिखाएंगे? तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे नॉन करेंट लायबिलिटी में, नॉन करेंट। इसको आप बैलेंस शीट बना के भी दिखा सकते हैं कि बैलेंस शीट बना के इसको शो करके दिखा सकते हैं कहाँ पे दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट का जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होता है उसके अंदर दूसरा टॉपिक आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और इसके नीचे जाएगा मॉर्गेज लोन। तीसरा है, थर्ड का आंसर क्या बोल रहा है? वित्तीय विवरण के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटेल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास बना, क्या क्या बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, बैलेंस शीट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, बहुत सारा रहता है। लेकिन आप लोगों को 3 ही पढ़ना है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो जो अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना, डिटेल स्टडी। तो हम लोग लिखते हैं इसके बारे में बोल रहा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग लिख सकते हैं या एग्जामिनिंग लिख सकते हैं, एग्जामिनिंग द अकाउंटिंग information given in financial statement, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलता है वित्तीय विवरण में दिए गए जानकारी का परीक्षण करना अथवा विश्लेषण करना वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहा जाएगा, यह कहलाता है।
डिटेल स्टडी, डिटेल जब तक हम चेक नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा। अगर डिटेल स्टडी आप चेक कर रहे हैं, डिटेल स्टडी कर रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट का, तो वो कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 3 चीज़ का डिटेल स्टडी, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल स्टडी से क्या पता चलेगा कि अपने बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अपने को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। हम लोग प्रॉफिट जो कमाने का कैपेसिटी वो मेरा बढ़ा है या घटा है, इसको प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बोलते हैं। ये 2 चीज़ होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस से, और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है बैलेंस शीट से, जहाँ एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। चलिए उसके आगे देखिए, बोला है कि समान आकार का लाभ हानि विवरण बनाते समय किसे आधार मानकर इसे 100 में व्यक्त किया जाता है। अगर देखिए कॉमन साइज अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो किसको 100 मानेंगे, बेस ईयर किसको मानेंगे। तो याद रखना है कभी भी अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो बेस ईयर किसको मानेंगे, नेट सेल्स को मानेंगे। याद रहेगा, किसको मानेंगे, नेट सेल्स को। और अगर बैलेंस शीट बनाएंगे कॉमन साइज तो किसको मानते हैं, टोटल ऑफ बैलेंस शीट को। टोटल ऑफ बैलेंस शीट को हम लोग बेस ईयर मानते हैं। बेस ईयर का मतलब है जो हर बार डिवाइड में नीचे रहेगा, जो हर बार डिवाइड में रहेगा उसको बेस ईयर बोलते हैं। बेस ईयर में किसको मानेंगे, बैलेंस शीट के केस में टोटल ऑफ बैलेंस शीट को, और पीएल के केस में नेट सेल्स को। उसके नीचे है कि ऋण समता अनुपात का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला और टू कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। सारे बच्चे जानते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसके नाम में ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर होता है डेब्ट, देखो फर्स्ट डेब्ट और डिवाइडेड बाई इक्विटी। इसके लिए तो आसान है, ये क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट बाई इक्विटी। 6 नंबर में बोलता है सामान्यतः किस अनुपात की गणना समय या गुना में की जाती है, विच रेशियो इज यूजली कैलकुलेटेड इन टाइम्स। टाइम्स में कौन सा रेशियो निकालते हैं, तो याद रखना है कि टाइम्स में जब भी निकालते हैं तो एक्टिविटी रेशियो निकालते हैं। जितने भी एक्टिविटी रेशियो होते हैं, या इसे टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, जितने भी टर्नओवर रेशियो होते हैं ये सारे रेशियो किस में निकलते हैं, टाइम्स में। सबका आंसर इसको क्रियाशीलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात जब भी निकाला जाएगा तो किस में निकाला जाएगा, टाइम्स में निकाला जाएगा। क्रियाशीलता अनुपात मतलब एक्टिविटी। इसके अंदर कौन कौन रेशियो आते हैं, इसके अंदर आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, है ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। बहुत सारे टर्नओवर रेशियो आपके अंदर आते हैं, और जिसका भी आंसर है सब टाइम्स में आता है, गुना में लिखा रहता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट्स। रोकड़ तुल्य से आप क्या समझते हैं, फिर वही आपको इसका एग्जाम्पल लिख देना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसा आइटम जो पैसा है या पैसे के बराबर है, जो पैसा है और पैसे के बराबर है। पहला कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते थे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ETC, ये सारे क्या हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम जब चाहें इसको कैश में बदल सकते हैं। कैश तो कैश है ही, बैंक को भी जब चाहें कैश में बदल सकते हैं, हाँ या नहीं, तुरंत खाली बैंक से पैसा निकाल लेना है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी तुरंत कैश में बदल सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी को भी तुरंत कैश में बदल सकते हैं। तो जिसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका दूसरा नाम लिक्विड एसेट होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लिक्विड एसेट। ऐसा एसेट जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे एसेट को कौन सा एसेट बोलते हैं, लिक्विड एसेट। लेकिन आप लिक्विड एसेट में कुछ और भी आइटम आता है, क्योंकि करंट एसेट में 2 ही चीज़ माइनस करते थे, स्टॉक और प्रीपेड, बाकी सारे लिक्विड में आ जाते थे। और लिक्विड से भी ज़्यादा फास्ट अगर कैश में कोई कन्वर्सन हो रहा है तो वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम, जिसको ईजी वे में हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, समय नहीं लगता है। तो हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट देख लिए, अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे। इसमें से केवल 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है, लिखिए इसको। आपको बता दें 7 दिया रहता है जिसमें से केवल 5 का आंसर करना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर क्वेश्चन कि आदर्श वित्तीय विवरण की 3 विशेषताओं को बताइए। डिस्कस द 3 फीचर्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 विशेषताएं कौन कौन सी है। तो 8 नंबर का फर्स्ट फीचर्स देखते हैं, एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो बोलता है पहला फीचर्स टू प्रेजेंट
कॉम्प्लेक्स डेटा इन सिंपल फॉर्म, जटिल आंकड़ों को आसान बनाकर प्रस्तुत करना। नंबर 2 बोलता है टू मेक कंपैरिजन बिटवीन, कॉम्परेटिव स्टडी कर दो ना, कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन टू कंपनीज बोल सकते हो, या 2 साल का 2 इयर्स भी बोल सकते हो। 2 कंपनी के वित्तीय विवरणों का तुलना, तीसरा क्या क्या होगा, टू सिंप्लीफाई या टू मेक सिंपल लिख दीजिए, टू मेक सिंपल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी, कंपनी से संबंधित सूचनाओं को आसान बनाना। ये 3 फीचर्स है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में 9 बोलता है कि कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के रिजर्व एंड सरप्लस में आज संचय और अधिक के अंतर्गत दिखाए जाने वाले किन्हीं 3 खातों का नाम बताइए। 3 खातों का नाम बताइए जिनको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है। मेंशन एनी 3 अकाउंट्स दैट आर टू बी प्रेजेंटेड अंडर द हेडिंग्स रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में पहला आइटम कौन सा दिखाया जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और क्या दिखाया जाता है, तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल। और क्या दिखाया जाता है, तो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम है जिसको हम लोग दिखाते हैं। तो 3 आइटम पूछ रहा था, 3 आइटम का नाम लिख दिया, कोई दिक्कत है। 3 आइटम वो सारे जिनको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर दिखाते हैं, वो 3 आइटम का नाम हम लोग लिख चुके हैं। उसके आगे है क्वेश्चन में 10, और 10 में देखिए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए क्या क्या क्वेश्चन है पढ़ा जाए। बोल क्या रहा है कि गांधी लिमिटेड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचना से समान आकार वाले विवरण तैयार करना है। गांधी लिमिटेड का लाभ हानि विवरण तैयार करना है। क्या क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ गांधी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है गांधी लिमिटेड का। क्या क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज है एंड अदर एक्सपेंसेज, बहुत ही छोटा है। तो चलिए हम लोग कॉमन साइज बना लेते हैं। कॉमन साइज में क्या करते हैं हम लोग, 1 ही साल का ना डेटा दिया रहता है, 1 साल का दिया हुआ डेटा। क्वेश्चन में 10 कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में यहाँ 1 साल का यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और 1 परसेंटेज रहेगा। कौन सा साल का डेटा अपने पास दिया है, 2021 है ना, 2021 का है, और यहाँ परसेंटेज निकालेंगे और यहाँ पार्टिकुलर हो जाएगा। सबसे ऊपर पहले क्या लिखा जाता है, नेट सेल्स, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, आपके पास दिया हुआ है। कितने का है, 8 लाख का, यही ना होगा। इसमें माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये इसको टोटल कर दो, अकेला ना इनकम है, तो इसको लिख दो टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम।
टोटल इनकम ए और नीचे माइनस करो कॉस्ट ऑफ, और पहला आइटम क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कर देते हैं शॉर्ट में। कितना एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, 3 लाख, और एक अदर एक्सपेंसेस है ना, अदर एक्सपेंसेस कितना है, 10 लाख। 10 लाख कैसे हो सकता है, 1 लाख है ना, 1 लाख है, जीरो थोड़ा गिनिएगा ठीक से, 10 लाख कर दोगे तो हो गया। एक निकल गया कैसे, टोटल एक्सपेंसेस। अब बताओ टोटल इनकम निकल गया, टोटल एक्सपेंसेस निकल गया। अब बताइए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो बोलता है हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलते हैं पीबीटी। क्या निकालना है, पीबीटी। तो कैसे निकलेगा, इसका हो गया 4 लाख ना। अब देखो कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान देना, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये हमारा टोटल इनकम कितना निकला है, 8 लाख। यहाँ लॉक कर दीजिए इसको, ये लॉक रहेगा, खुला छोड़ देंगे भाग जाएगा। तो 8 लाख में 4 लाख घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये पीबीटी निकला। और पीबीटी में टैक्स माइनस करते हैं तो पीएटी निकल जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टैक्स है नहीं अपने पास, इसीलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पीएटी। इसी को तो बोला जा सकता है ना। अब क्या, टैक्स है ही नहीं, अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताए थे, परसेंटेज बराबर होता है आइटम डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100। तो पहला तो 100% ही हो जाएगा। कैसे, तो 8 लाख आइटम भी है और 8 लाख नेट सेल भी है, तो 8 लाख बटा 8 लाख इंटू 100 करेंगे। दिक्कत है तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कैसे निकालना है। समय एक करके निकालते जाएंगे। तो पहला होगा 8 लाख और नेट सेल भी कितना है 8 लाख, और इंटू 100 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। अब यहाँ कितना निकलेगा, 3 लाख बाई 8 लाख इंटू 100 निकालोगे, और यहाँ आएगा 1 लाख बाई 8 लाख इंटू क्या होगा, और लास्ट कितना होगा 4 लाख बाई 8 लाख इंटू क्या होगा। इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अगर कॉमन साइज पूछ दिया तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, कैलकुलेट करेंट रेशियो। अब देखिए करेंट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसका। करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी। अब आपको दोनों जुगाड़ करना है। करेंट एसेट कैसे निकलेगा, तो देखिए ट्रेड पेबल और अदर करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर अच्छे से देखेंगे तो बन जाएगा। करेंट लायबिलिटी इक्वल टू दिया है ट्रेड पेबल, टीपी समझते हैं ना, ट्रेड पेबल प्लस अदर सीएल। शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं ट्रेड पेबल और अदर करेंट लायबिलिटी दोनों क्या होता है, करेंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल कितना है 8 लाख और अदर करेंट लायबिलिटी 2 लाख। तो इस हिसाब से टोटल करेंट लायबिलिटी कितना आ गया 10 लाख। और आपको मालूम होना चाहिए जब करेंट एसेट और नहीं दिया है तो करेंट एसेट निकलता है WC माइनस CL, WC माइनस CL। कैसे निकला है, एक फार्मूला पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL होता है, उसी से बना है। तो WC कितना है 20 लाख में, नहीं, देखो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है CA माइनस CL। तो ये इधर जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा, फॉर्मूला भी गलत लग रहा है, इधर जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग कैपिटल 20 लाख और प्लस 10 लाख इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 लाख। बात समझ आए कैसे निकला, इस फॉर्मूले से बना है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो जब करेंट एसेट निकालना है तो लायबिलिटी इधर जाएगा ना, तो माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 लाख। अब आप पुट कर दो यहाँ, करेंट एसेट 30 लाख और करेंट लायबिलिटी 10 लाख। तो सारा जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 3:1। तो इसका आंसर आ जाएगा 3:1। मतलब है कि जितना मेरा लोन है ना उसका 3 गुना एसेट है, लोन का 3 गुना एसेट है। कंपनी अच्छा पोजीशन में है, खराब पोजीशन में, अच्छा पोजीशन में कि एसेट लोन है 1 रुपया और 3 रुपये हमारे पास अपना प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में 12 देखिए, बोलता है व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्सप्लेन कीजिए। तो बताइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताता है, आप लोग बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज, क्या शो करता है, द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। कोई दिक्कत है, यह
किसी व्यवसाय के लाभ कमाने की क्षमता को बतलाता है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या करता है, किसी बिजनेस के प्रॉफिट कमाने की क्षमता को क्या करता है, बताता है। इसके अंदर कौन कौन से रेशियो निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर पहला रेशियो कौन सा होता है, तो लिख सकते हैं इट इंक्लूड्स, इट इसके अंतर्गत शामिल होता है पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हो सकता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, इसको बोलते हैं सकल लाभ अनुपात, इसको होता है शुद्ध लाभ अनुपात, होगा या नहीं होगा। और बताइए तीसरा क्या पूछा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसको बोलते हैं संचालन लाभ अनुपात। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, इसको और डिटेल करना है, क्योंकि 100 ये शॉर्ट है ना, शॉर्ट में आपको कितने वर्ड में लिखना है, 50 वर्ड में लिखना है। तो 50 वर्ड अगर यहाँ तक ठीक है तो ठीक, और नहीं तो सबका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट का होता है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल और इंटू 100। या इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको नज़र नहीं आता है तो फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल के हम लोग निकालेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, और 100 में माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग रेशियो को, तो निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है आपके बुक में, कैश फ्लो निकालना है। 13 नंबर में कैश फ्लो के पोजीशन को चेक करना है कि कैश फ्लो का क्या पोजीशन है। 13 का आंसर तो ठीक से पढ़िए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है आपको। अब देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैसे निकालेंगे, तो सेम ऑपरेटिंग की तरह खींचेंगे तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए किसी से भी अगर कैश फ्लो चेक करना हो ना, तो सिर्फ देखना कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, जिससे पैसा आएगा उसको ऐड करेंगे और जाएगा तो माइनस करेंगे। अब एक करके पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो डेट आपके पास 2020-2021 दिया हुआ है ना, 2 साल का। पहला लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जो तीनों आइटम दिया ना, तीनों फाइनेंसिंग में ही जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर, तीनों फाइनेंसिंग में जाएगा। अब देखो कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में देखो 5 लाख से 6 लाख हो रहा है, तो शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या होता है, पैसा आना या जाना। शेयर कैपिटल बढ़ेगा मतलब पैसा आ रहा है, क्योंकि शेयर बेच रहे होंगे ना, तो इसको लिखेंगे इशू ऑफ शेयर। कितना पैसा आ रहा होगा, 1 लाख रुपया आ रहा है तो प्लस में ना। दूसरा प्रेफरेंस शेयर देखो बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है मतलब रिडम्पशन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे तो माइनस में ना दिखेगा, माइनस को ब्रैकेट में दिखाते हैं। और तीसरा आता है डिवेंचर बढ़ रहा है, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। कितना इशू कर रहे हैं डिवेंचर, 50,000, तो पैसा आ रहा है। अब टोटल कर दीजिए, देखिए प्लस में आता है कि माइनस में आता है। 1 लाख में ख़त्म तो 1 ही लाख ना बचेगा, 1 लाख में प्लस माइनस ख़त्म ना हो गया, 1 लाख। तो लिखेंगे कैश इन फ्लो, प्लस में आया है, इन फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द सोर्स एंड यूजेज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सोर्स बताइए और यूजेज बताइए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कहाँ पैसा आएगा और कहाँ जाएगा उसको बताना है। तो चलिए 14 नंबर देखते हैं। तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके अंदर एसेट शामिल होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, संपत्ति शामिल होता है। तो इसका 2 चीज़ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सोर्स, सोर्स मतलब स्रोत, कहाँ से पैसा आएगा, और इसको यहाँ बोलेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की जगह यूजेज भी लिख सकते हैं।
प्रयोग इसको हिंदी में बोलते हैं। तो बताइए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? तो पहला सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ संपत्ति बेचेंगे तो पैसा आएगा। इसका उल्टा लिखना एप्लीकेशन में क्या होगा? परचेज ऑफ एसेट्स। और बताइए दूसरा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पैसा आने का। और पैसा कहाँ कहाँ जाएगा? तो डिविडेंड रिसिप्ट, ETC, इतने सारे आइटम्स का नाम लिख दीजिएगा। देखिए ये सारे जगह से पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है और ये सारे सोर्सेज एप्लीकेशन है जहाँ पे पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्या है? तो फिर यहाँ देखिएगा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में केवल 3 का आंसर करना है, जबकि आपके पास क्वेश्चन 5 होंगे, 15, 16, 17, 18, 19। केवल 3 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो हम लोग 15 नंबर का आंसर करते हैं। 15 नंबर में बोला है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। आपके पास कुछ डिटेल्स दिया, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। तो देखिए इधर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR दिया हुआ है, क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो देखिए ये ITR दिया हुआ अपने पास कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है। 5 गुना है ना, बराबर। COGS नहीं दिया है, इसको शॉर्ट में COGS बोलते हैं, मालूम है ना सब लोगों को। बाई एवरेज स्टॉक दिया हुआ है। तो बताइए क्रॉस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या निकल जाएगा? 2.5 लाख। कॉस्ट निकल गया ना अपने पास। आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, और नीचे क्या लिखता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 25% एबव कॉस्ट है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? कॉस्ट का 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है, अब ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो बहुत ही आसान है सर, ध्यान दीजिए। अपने पास कॉस्ट ये है ना, बोलता है इसका 25% प्रॉफिट कमाते हैं, तो प्रॉफिट बताओ। इसका 25% प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट बताओ। समझ गए? तो जब इसका 25% प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा? 62,000। कैसे पता चला ऐसा लिखा हुआ है? तो बोलता है कि रेवेन्यू फ्रॉम जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 25% एबव कॉस्ट है। तो अगर 100 रुपया कॉस्ट होगा तो 25 रुपया बढ़ा होगा। तो कॉस्ट इतना है तो इसका 25% ना बढ़ाएंगे, तो इसका 25% निकाल के बढ़ा देंगे। तो हमको बढ़ाना नहीं, हमको सेल्स नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए निकल गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि रोकड़ प्रवाह तैयार करने के लिए निम्नांकित मदों के लिए संचालन क्रियाओं, इन्वेस्टिंग के मतलब एक्टिविटी, विनियोग क्रिया और वित्तीय क्रिया में वर्गीकृत कीजिए। कुछ आइटम दिए हैं और पूछ रहा है कि आइटम कहाँ पे जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कुछ आइटम्स लिखा है, उसको छांट के लिखना है। तो देखिए हम एक एक करके सारे एक्टिविटी के आइटम्स के बारे में लिखते हैं, कौन कहाँ जाता है। फर्स्ट आइटम क्या लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, परचेज ऑफ मशीनरी जो होगा ना, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। नंबर 2 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अभी हम लोग देख चुके हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अभी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बना है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। सिर्फ आपको ये पूछ रहा है किस एक्टिविटी में जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। सिर्फ एक्टिविटी लिखने बोल रहा है तो एक्टिविटी लिख दिए। तीसरा क्या है? डिविडेंड रिसिव्ड। अब देखो ये 2 जगह पे जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2 जगह पे इसको लिखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड जो है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और लास्ट है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, यानी इशू ऑफ शेयर।
इशू ऑफ शेयर जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। सोचिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है सर, अगर आपको पता हो तो 5 नंबर आपके पास है। 5 नंबर का क्वेश्चन है सर, सिर्फ ये लिखना है कि कौन सा एक्टिविटी में जाता है। एक क्वेश्चन बना दिए 5 नंबर, ये भी 5 नंबर का था। कितना आसान है। कॉस्ट आपके पास है, बोलता है कि इसका 25% कमाते हैं तो निकाल दो ना सीधा, क्रॉस प्रॉफिट तो पूछ रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 में आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनता है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, तो ढूंढिए नेट प्रॉफिट अपने पास दिया हुआ है। तो देखो 2020 से 21, डेट जरूर ध्यान दीजिएगा, डेट उल्टा रहता है, डेट ध्यान देना है। तो 20 से 21, 1 लाख से 1,05,000, तो नेट प्रॉफिट हो रहा है ना। एड लेस करके आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंज। अब एड लेस ना करते हैं तो ऐड करते हैं, क्या क्या होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक से समझिएगा, अगर करंट एसेट घटेगा तो जोड़ेंगे और करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो जोड़ेंगे। दोनों से मेरे पास पैसा आता है, करंट एसेट के घटने से और करंट लायबिलिटी के बढ़ने से, दोनों से मेरे पास क्या आता है, पैसा आता है। जब भी आपका करंट एसेट घटे या करंट लायबिलिटी बढ़े, दोनों कंडीशन में पैसा आता है। बताओ, एसेट घटने से पैसा आता है, समझ आ रहा है बात। स्टॉक मेरे पास 50,000 का था, घट के 40,000 का हो गया, तो घटेगा कैसे, बेच रहे होंगे तो बेचेंगे तो पैसा आएगा ना। अपने को पैसे से मतलब है, क्योंकि कौन सा फ्लो बना रहे हैं, अपने को स्टॉक फ्लो से कोई मतलब नहीं है। स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, कोई मैटर नहीं है। अपने को क्या चाहिए, कैश। अगर बेचेंगे, स्टॉक कम हो रहा है मतलब बिक रहा है, और बिक रहा है तो पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को। और लायबिलिटी बढ़ जाए तो लोन आपका बढ़ जा रहा है, तो लोन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कर। देखिए हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, रिजर्व आपके पास ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट होता है। रिजर्व आपके पास दिया है जनरल रिजर्व, तो रिजर्व हमेशा बढ़ेगा, तो लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमने 15,000 रुपये अपने प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उसको जोड़ेंगे। गुडविल घटेगा तो यहाँ लिखेंगे, और बढ़ेगा गुडविल तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। घटेगा तो यहाँ लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम पर। टोटल मिला के 30,000 निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें ऐड करते हैं करेंट एसेट के घटने से, करेंट लायबिलिटी के बढ़ने से, जस्ट इसका उल्टा लेस में जाएगा। डिक्रीज इन करेंट एसेट है, यहाँ होगा इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब एक करके पढ़ेंगे कि करंट एसेट कौन है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो चलिए फर्स्ट नाम जो आपके पास दिया है, डेटर्स 80,000 से 40,000, घट रहा है ना। डेटर करंट एसेट है, घट रहा है, और जब भी करंट एसेट घटता है तो ऐड करते हैं, तो 40,000 ऐड करेंगे। देखो यहाँ डिक्रीज इन करंट एसेट है। सेकेंड नाम है बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट है, बढ़ रहा है, और बढ़ेगा तो लेस में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल कितना बढ़ रहा है, 15,000। उसके बाद रिजर्व तो यहाँ जाएगा नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होता है, 10,000 से 6,000, घट रहा है ना। लायबिलिटी घटेगा तो लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या अमाउंट है, उसके नीचे क्या है, करेंट एसेट होता है, बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ेगा तो लेस करेंगे। प्रीपेड वेजेज कितना है, 2,000, और तो कुछ नहीं है। तो बार कीजिए इसको 40,000, तो 30 और 40 हो गया 70,000। उसमें लेस होगा ये तीनों, तो 15, 4, 19 और 2, 21, 21,000 इसमें लेस कर देंगे, तो अपने पास यहाँ प्लस में आएगा 9, 1, 10, 3, 4 और 3, 7, 49। क्या निकलेगा, कैश इन फ्लो फ्रॉम OA। OA का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग बनाते हैं। क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में, कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार कंपनी के स्थिति विवरण में मेन हेड को दिखाते हुए आपको फॉर्मेट बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है मेन हेड को दिखाते हुए, एज पर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वही आपको यहाँ बनाना है। बैलेंस शीट यहाँ एज ऑन कर दीजिएगा, और ऊपर में लिखने की ज़रूरत होता है शेड्यूल 3।
और मेन कंपोनेंट को बताना है। हम लोग सिर्फ मेन हेडिंग को दिखाते हैं, तो इस साइड में आ जाए इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स पहला आइटम। दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। और तीसरा आता है करेंट लायबिलिटी। ये हो गया आपका एक साइड कंप्लीट, लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। और दूसरा होगा एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहला क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट, और दूसरा आ जाएगा करेंट एसेट। बस ये मेन मेजर हेड पूछ रहा था कि कौन कौन से मेजर हेड्स होंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है 19 में। बुरा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। एक कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इसमें 3 आइटम दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम दिया है और एक्सपेंसेस दिया है। तो हम लोग यहाँ चाहेंगे तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं क्योंकि 3 ही आइटम का है। तो 3 आइटम का कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हम लोग यहाँ बना लेते हैं। एक साल का डेटा, 2 साल का डेटा कंपेयर करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। कौन कौन सा साल है थोड़ा देखिएगा, उल्टा दिया हुआ है, डेट उल्टा दिया है तो थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले है 5 लाख, और 5 लाख से कितना हो जा रहा है, तो यहाँ लिखते हैं एफ चेंज, इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं ना, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज और यहाँ लिखते हैं परसेंटेज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 लाख का सेल था वो 10 लाख का हो गया, तो चेंज कितना हो रहा है, और परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, चेंज बाय बेस। तो 5 लाख अब बटा 5 लाख और इंटू क्या करना है, 100 कर देना है, तो निकल जाएगा परसेंटेज। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, चेंज इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाई ये, मतलब है अगर इसको हम कॉलन वाइज देखें, फर्स्ट कॉलन या ए बी और सी लिखे तो सी निकालने के लिए क्या होगा, डी निकालें, इसको डी मानते हैं, तो डी बराबर होता है सी बाई ए इंटू 100, यानी इस कॉलन का अमाउंट डिवाइडेड बाई इस कॉलन का अमाउंट और इंटू 100 कर देंगे। अब इसमें अदर इनकम जुड़ा हुआ दिया हुआ है, तो अदर इनकम जोड़ेंगे ना। अब अदर इनकम परसेंटेज में देखो 20% सॉरी 10% है पहले का, तो बताओ जी 5 लाख का 10%, 10% किसका है, तो लिखा हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने पास दिया, इसका 10% अदर इनकम है, इसका भी कितना परसेंट है, 20%। तो 1 लाख का 20% कितना होता है। अब बताओ जी 50,000 से मेरा अदर इनकम बढ़ के 2 लाख हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, 1.5 लाख। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1.5 लाख बटा 50,000 इंटू क्या होगा, ये हमारा अदर इनकम आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल इनकम, कितना आ गया, 5,50,000 और ये गया 12 लाख। अब माइनस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5,50 में 12 चला गया तो 50,000 6,50,000। इसका चाहेंगे तो इसका भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 6,50, तो हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है, चलो इसी में डायरेक्ट देखो एक ही खर्च है तो माइनस कर दो, यहीं पे एक्सपेंसेस खर्च, कितना खर्च है, 50%, किसका 40%, किसका 40% है, देखिए वहाँ लिखा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 40%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख का 40% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख, और इसका कितना परसेंट है, 50%। तो 10 लाख का 50% कितना आता है, 5 लाख। परसेंटेज निकालने में तो दिक्कत नहीं है ना, सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकाल देना। बताओ 2 लाख से 5 लाख हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3 लाख। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 3 लाख अब बटा 2 लाख इंटू क्या करेंगे, 100। तो यहाँ भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब वो लोग माइनस करेंगे तो निकलेगा पीबीटी बोलो या पीएटी बोलो, एक ही बात है, पीएटी कर देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्यों, क्योंकि टैक्स इसमें दिया नहीं है। तो कितना आ जाएगा ये, 3,50,000 और इधर कितना आ जाएगा, 7 लाख।
तो फिर यहाँ वही परसेंटेज निकलेगा, कितना चेंज हो रहा है, 3,50,000 चेंज हो रहा है। यहाँ क्या आएगा 350 बटा 350 इंटू क्या होगा 100। तो इसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हालांकि इतना आपको नहीं बनाना है, मालूम होना चाहिए आपको। इसमें से केवल कितना क्वेश्चन बनाना है, 13 क्वेश्चन बनाना है। मतलब 6 क्वेश्चन आपको कम बनाना है, तो 13 क्वेश्चन ही बनाना है। फर्स्ट वाले में 5, वेरी शॉर्ट में 5 और लॉन्ग में केवल 3 क्वेश्चन। जो आपको अच्छा लगता है वो आप बना सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए।